नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल आज बुधवार की सुबह आपके लिए दो खास खबरें लेकर आया हूं। पहली खबर आपने आज देखी हुई टीवी पर कि जम्मू कश्मीर में एक 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में शपथ ग्रहण कर लिया है। वहाँ एक लंबे अरसे के बाद एक चुनी हुई सरकार वजूद में आई है। इस सरकार में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका सबसे बड़ा घटक दल जो है कांग्रेस, वो शामिल नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस सरकार में निर्दलीय विधायकों को भी शामिल किया गया है, बल्कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये सरकार उस नारे को सार्थक करती हुई लगती है जो नारा है तो भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस पर काम जो है वो कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर की नई सरकार। इस नई सरकार को शुभकामनाएं। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो है कि राजनीति में सक्रिय, मैदानी राजनीति में सक्रिय प्रियंका वाड्रा का संसदीय राजनीति में प्रवेश। प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस ने वायनाड से जो उपचुनाव होना है 20 तारीख को, 20 नवंबर को, उसमें अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, प्रियंका गांधी को संसद में बुलाने की मांग तो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस का एक बड़ा गुट था जो चाहता था कि राहुल के मुकाबले अगर प्रियंका वाड्रा, जिनको आमतौर पर लोग प्रियंका गांधी ही कहते हैं, वो अगर कांग्रेस का नेतृत्व करें, वो कांग्रेस की अगुवाई करें तो कांग्रेस को कुछ ज़्यादा हासिल हो सकता है। हासिल तो 2024 के आम चुनाव में भी अच्छा हुआ है और उसी की बदौलत जो प्रियंका के बड़े भाई हैं राहुल गांधी, वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। लेकिन लोग प्रियंका से ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं। उसकी वजह है, अब हमारे यहाँ एक तो क्या मूर्ति पूजक समाज है, धर्म के रूप में भी, राजनीति में भी, समाज में भी, सब जगह मूर्तियों की पूजा होती है, छवियों की पूजा होती है। तो जो प्रियंका वाड्रा हैं उनकी जो छवि है उसमें लोग, इस देश के लोग, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं, जो प्रियंका जी की दादी होती हैं, उनकी छवि देखते हैं, उनका ओज देखते हैं, अक्स देखते हैं। लेकिन प्रियंका और इंदिरा गांधी एक तो नहीं हो सकते। दोनों के व्यवहार में, आचरण में, अनुभव में, निर्णय क्षमता में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी प्रियंका आकर्षण का केंद्र हैं। प्रियंका को देखिए, पिछले मुझे जहाँ तक याद आता है कि 1999 से वो राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 1999 में अपनी माँ श्रीमती सोनिया गांधी के चुनाव का प्रबंधन लोकसभा का देखा था। उसके बाद लगातार वो अपने बड़े भाई राहुल गांधी के लोकसभा चुनावों का प्रबंधन देखती रहीं। उन्हें हार का भी अनुभव है, उन्हें जीत का भी अनुभव है, लेकिन वो दृढ़ प्रतिज्ञ एक महिला नेत्री के रूप में देश के सामने है, पार्टी के सामने है। उनकी जो शैली है वो राहुल से सर्वथा अलग है। राहुल आक्रामक तरीके से बोलते हैं, प्रियंका गंभीर होकर बोलती हैं। वही बात जो राहुल करते हैं वही बात प्रियंका करती हैं, लेकिन उनके बात करने में एक शालीनता का जो पुट है वो बहुत ज़्यादा होता है और उतना शायद राहुल गांधी नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की थी और महिलाओं को आगे लाने की बड़ी कोशिश की और अभियान चलाया। 2 महीने 3 महीने वहाँ उत्तर प्रदेश में वो लगातार दिन रात काम करती रहीं, लेकिन उतनी अपेक्षित सफलता उन्हें नहीं मिली। और कोई होता तो मुझे लगता है कि इस नाकामयाबी के बाद घर बैठ जाता, लेकिन प्रियंका गांधी ने मैदान नहीं छोड़ा। वे लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती रहीं। पद था तो, पद नहीं था तो। अब वो महासचिव हैं, उन पर कई जिम्मेदारियां हैं और निश्चित तौर पर वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती आ रही हैं। उनके सामने मौका था कि वो अपने भाई के साथ ही राजनीति में प्रवेश कर लेती हैं अगर चाहती तो। जब राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा उस समय भी, लेकिन उन्होंने कभी अपने भाई के रास्ते में बाधक बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको आगे ही रखा। और जैसा कि हमारे पुरुष प्रधान भारतीय समाज में होता है कि पुरुष जो होता है समाज परिवार का
बड़ा मुखिया, उसको ही प्रधानता दी जाती है। तो परिवार ने भी दी और कांग्रेस परिवार ने भी दी, लेकिन बीच बीच में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों को कुछ कमजोरी नज़र आई तो राहुल से नाराज या राहुल के साथ चलने में असहज कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर प्रियंका वाड्रा से चुनाव लड़ने की मांग की और वो लगातार बचती रही। और कोई दूसरा होता तो शायद 2 दशक तक अपनी पार्टी के लोगों के आग्रह को टालता नहीं, महत्वाकांक्षाओं को भी शायद नहीं रोकता। हो सकता है उनके मन में महत्वाकांक्षा न हो, वो अपने भाई को ही पार्टी के और देश के शीर्ष पद पर देखना चाहती हूँ। और 2 दशक की मेहनत में उन्होंने इतना हासिल तो कर दिया कि उनका जो भाई है राहुल गांधी, वो लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है। प्रतिपक्ष के सबसे बड़े गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन का नेता है। तो उसकी एक स्वीकारोक्ति है तो हो गई है देश में। अगर देश में प्रधानमंत्री के बाद कोई दूसरा नाम लिया जाएगा तो राहुल गांधी का लिया जाएगा। और राहुल को इस मुकाम तक पहुंचाने में प्रियंका के सहयोग, प्रियंका के प्रेम, प्रियंका के त्याग को आप नकार नहीं सकते। और अब ये अच्छी बात है कि कांग्रेस ने, जब कि राहुल कांग्रेस में अकेले पड़ रहे हैं, बार बार अकेले पड़ जाते हैं, इस समय भी उपलब्धियां उनके हिस्से में बहुत सी हैं लेकिन नाकामयाबी भी हैं। और वो जो जिस कांग्रेस को चाहते हैं वो कांग्रेस उनके पास शायद नहीं है। अभी भी कांग्रेस में बुजुर्गों की एक जमात है जो उनको नेता के तौर पर स्वीकार करने में हिचकिचाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी को आगे बढ़ाने में, आगे रखकर काम करने में कहीं कोई असुविधा महसूस नहीं की। खैर, अब जब पार्टी ने निर्णय कर लिया है कि वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा में आएंगी, तो मुझे तो उसने कहा था, एक कहानी याद आती है चंद्रधर शर्मा गोलेरी की, जिसमें कुड़माई शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो मुझे लगता है कि अब इस उपचुनाव के जरिए प्रियंका वाड्रा की कुड़माई भी भारत की संसद के साथ हो जाएगी और वो आसानी से चुनाव जीत करके संसद में प्रवेश करेंगी। लेकिन ये मैं हो सकता है कि कुछ गलत कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से उन्हें चुनाव जीतने देगी क्या, इसमें संदेह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिर पर शुरू से कांग्रेस का और कांग्रेस से बड़ा राहुल गांधी का भूत सवार था। अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी आ गई, जो बातचीत में उनसे ज़्यादा वाचाल हैं, उनसे ज़्यादा चुंबकत्व रखती हैं। तो अब उनका अगर संसद में प्रवेश होता है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की तो जाएगी, लेकिन शायद इतनी गंभीर कोशिश न की जाए, क्योंकि उसी समय जब उपचुनाव होना है वायनाड में, तब महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव हैं, झारखंड विधानसभा के भी चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी को रोकने की कीमत पर इन 2 विधानसभा चुनावों को लूज नहीं करना चाहेगी, यहाँ हारना नहीं चाहेगी। हालांकि महाराष्ट्र में भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है और झारखंड में भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि वो हर चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, गंभीरता से लड़ती है। और चुनाव लड़ती ही नहीं है बल्कि परिणामों को बदलने का जादू भी करके दिखाती है। मध्य प्रदेश में पिछले साल, राजस्थान में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से उम्मीदों के परे जा कर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वो सबकी नज़र में। और हाल में हरियाणा में जिस ढंग से तमाम सारी अटकलों, तमाम सारे सर्वेक्षणों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है, उसे देखते हुए मुझे कभी कभी ये लगता है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड में से अगर दोनों राज्य न जीते तो एक राज्य तो ले ही लेगी और उसकी कोशिश होगी कि उसे ये महाराष्ट्र मिल जाए। खैर, बात हो रही है प्रियंका गांधी की। तो अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी के संसदीय जीवन में प्रवेश करने के बाद क्या कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, क्या कांग्रेस की छवि सुधरेगी या कांग्रेस के लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, राहुल के बाद प्रियंका का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है उतना सहज भी है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर परिवारवाद का जो पुराना उनका
तोहमत है, पुराना आरोप है, और तेज़ी के साथ बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया है तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे नहीं। सब चाहते हैं, कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं, कांग्रेस के बाहर के भी लोग चाहते हैं कि प्रियंका मैदान में आए, संसदीय राजनीति में प्रवेश करें, और जितना वो संघर्ष अभी सड़क पर कर रही हैं उतना ही संघर्ष वो अपने भाई के साथ मिलकर, अपनी पार्टी के साथ मिलकर संसद के भीतर भी करें। देखिए, प्रियंका के साथ दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। प्रियंका एक तो दिल्ली में पैदा हुई, वहीं पढ़ी लिखी, और उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की है। वो जनता के मनोविज्ञान को समझती हैं, और उनकी जो भाषण शैली है उसमें बहुत ही ज़्यादा सहजता है, भारतीयता है, उनमें उच्चारण दोष नहीं है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़े ऑरेटर माने जाते हैं देश के, लेकिन उनके संबोधन में अक्सर उच्चारण के दोष होते हैं। उसमें गुजराती पुट इतना होता है कि कई बार लोग अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं उनके भाषण को सुन के। ये समस्या प्रियंका के साथ नहीं है। प्रियंका का जो भाषण शैली है वो तो अद्भुत है ही, साथ में भी उनका कंठ भी सुरीला है। वो अपने भाई राहुल की तरह फटे हुए स्वर में भाषण नहीं देती हैं, बहुत सुरीले ढंग से, बहुत सधे हुए अंदाज से भाषण देती हैं। उनको तो मैं तो कहूँगा कि बचपन से ही देख रहा हूँ। मैंने तो उन्हें उस समय भी देखा जब राहुल गांधी की अंत्येष्टि हो रही थी और वो अपने इसी बड़े भाई के साथ चिपकी हुई खड़ी थी। इंदिरा गांधी की अंत्येष्टि के समय भी उन्हें अपने पिता के साथ खड़ा हुआ लोगों ने देखा था, और तभी से लोगों को ये उम्मीद थी कि ये इंदिरा गांधी की जो के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसको आगे पीछे भरेगी। अब वो स्थिति तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अब ये लगता है कि कांग्रेस के लिए एक नया जो अध्याय है वो शुरू करने का मौका आ गया है। क्योंकि प्रियंका के आने के बाद राहुल कमज़ोर नहीं होंगे, राहुल और मजबूत होंगे। राहुल और प्रियंका की ये जोड़ी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, जैसे कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी और शाह की जोड़ी साबित हो रही है। दोनों के स्वभाव में बुनियादी अंतर होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है और जो धैर्य है उसकी वजह से हो सकता है कि कांग्रेस का अब एक नए ढंग से रिवाइवल हो और प्रियंका गांधी भविष्य में कांग्रेस की नेता उसी तरह से हों जैसे उनके अतीत में पिता रहे या उनकी दादी रही। ये आने वाले दिनों की बात है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, मैं उसको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसी तरह प्रियंका वाड्रा को भी उनके संसदीय जीवन में प्रवेश के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वे वायनाड से प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगी, क्योंकि वायनाड एक सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी वहां बहुत आसानी से जीते थे। राहुल गांधी अगर रायबरेली से न जीते होते तो मुमकिन है ये सीट खाली ना होती, लेकिन चूंकि अब सीट खाली हुई है और पार्टी ने ये सीट प्रियंका को देने का निर्णय किया है और प्रियंका वाड्रा ने भी इसको अब सहजता से स्वीकार कर लिया है। ये एक शुभ लक्षण है। प्रियंका की उम्र आप देखिए, मेरे ख्याल से 52-53 साल की वो हो गई हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब वो राजनीति में ज़्यादा सक्रियता के साथ काम कर सकती है। ये बात और है उनके लिए दिक्कत की कि उनके पति जो रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं वो उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें निशाने पर रखती रही है, तमाम तरह के घोटालों के आरोप उन पर लगे, ज़मीन के, उद्योग धंधे के। तो ये तो सबके साथ होता है और इसको प्रियंका को झेलना भी पड़ेगा। और राजनीति में अपनी जो उनकी छवि जनमानस में बनी है उसको बनाए रखने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए उन्हें हो सकता है कि आने वाले दिनों में और त्याग करना पड़े। हो सकता है केंद्र की जो सरकार है वो प्रियंका के संसदीय जीवन में प्रवेश करने के साथ ही उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में अड़चनें खड़ी करे। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी, सीबीआई और जो कुछ भी हो सकता हो उसकी गतिविधियां तेज कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी प्रियंका के जो कदम अब बढ़ गए हैं संसदीय राजनीति की तरफ, उन्हें रोकना आसान नहीं होगा।
तो बेहतर तो ये हो कि भारतीय जनता पार्टी भी प्रियंका के संसदीय जीवन में प्रवेश करने को लेकर के अपनी शुभकामनाएं दे, बड़ा दिल दिखाए, दरिया दिली दिखाए, और मुमकिन हो तो उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी भी न लड़ाए। एक ज़माने में मध्य प्रदेश में जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने ये दरिया दिली दिखाई थी। ग्वालियर संसदीय सीट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषित प्रत्याशी वापस ले लिया था। यहाँ तो अभी प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अदावत की राजनीति के इस युग में अगर ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हों, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ कि निर्दलीय विधायक को भी सरकार में शामिल कर लिया गया, और जो जिन लोगों को आप असंतुष्ट कहते हैं, जो दूसरी जाति के हैं, सर्वदलीय ये मंत्रिमंडल बनाया, वहाँ कुछ लोगों ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली है, तो कुछ ने भगवान के नाम पर भी लिए, ईश्वर के नाम पर भी लिए। तो ऐसी राजनीति में सदाचारता की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि प्रियंका के चुनकर आने के बाद 20 नवंबर के बाद इस देश में नए सिरे से राजनीति करवट लेगी। आप देखेंगे कि ये जो प्रियंका का राजनीति में प्रवेश है बहुप्रतीक्षित है, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत पार्टी के अंदर भी होगा, पार्टी के बाहर भी होगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो वर्ष 2024 समाप्ति के बाद 2025 लगेगा, उसमें कांग्रेस प्रियंका और राहुल की नई जोड़ी के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है। अभी तो सबकी नज़र महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ वायनाड पर भी लगी रहेगी। तो चलिए हम लोग भी प्रतीक्षा करते हैं आने वाले दिनों की कि प्रियंका की नई भूमिका कैसे होगी। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वही एक निवेदन कि भैया थोड़ा सा लाइक करो अगर पसंद नहीं आता है, पसंद आता है तो, अगर पसंद नहीं आता है तो भी आप उसको शेयर करिए, नहीं आता सब्सक्राइब करिए, कम से कम मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि मेरी बात मेरे मन की बात नहीं है, मेरी स्क्रिप्ट कोई लिख के मुझे नहीं देता है, और जैसे कि बड़े लोगों की होती है, और उनके मन की बात तो तमाम सारे सरकारी और गैर सरकारी संसाधनों से लोगों तक जबरन पहुंचाई जाती है, लेकिन मैं तो निवेदन के साथ अल्प साधनों से आपके बीच आता हूं, इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।